Dear student Rajkumar, today I am going to teach you the second lesson of the poem named The Psalm of Life, composed by W.H. Longfellow. Before teaching this poem, I want to give some important meaning and its definition. Psalm means, sorry, this मीनिंग इज नॉट करेक्ट स्पेलिंग। तो शाम होता है PSALM। द शाम मीन्स होता है इनोकेशन या और भजन, जिसको हम गाते हैं, भक्ति गीत होती है तो शाम होता है। तो जीवन की क्या भक्ति होती है, क्या बाइबल से संबंधित गीत है, तो यह मोटिवेटेड पोयम है। इसमें पोएट बताता है कि किस तरीके से जीवन को जीना है, किस तरीके से जीवन को व्यतीत करना है, लाइफ क्या होती है, ये पोएट बताने की कोशिश करता। और इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ, इसकी जो है समरी देखेंगे तो ये पाते हैं समरी में कि द पोएट डिस्क्राइब्स डैट द लाइफ इज रियल एंड सीरियस एंड that death should not be its ultimate goal. In the second stanza, the poet describes the sum of life is not enjoyment and sorrow. In the third, लाइफ डेट वो दिखाता है कि किस तरीके से पूरे एक स्टेंजा में एक्सप्लेन करेंगे तो हम बताते रहेंगे। और The best line of this poem is the world is a large battlefield and life is a soldier's camp is without cover or protection. And in the last stanza, the poet describes we should fight like a hero in this battlefield. So we should constantly do act of labor or wait to achieve goals. Then start the poem. We can see, before teaching this poem we have to study the meaning of this poem. Real means वास्तविक, अर्नेस्ट मीन्स होता है सीरियस, मीन्स गंभीर, एंड ग्रेव मीन्स यू हैव टू से कब्र होता है, कब्र। एंड गोल मीन्स होता है टारगेट, आई मीन लक्ष्य। एंड बाकी तो जान रहे हैं। देन वी स्टार्ट द पोएम। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returns, is not spoken of the soul. राइटर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि लाइफ इज रियल, अर्थात जीवन वास्तविक होना चाहिए। अर्थात जो जीवन हो वो उसका लक्ष्य हो, उसके जीने का उद्देश्य वास्तविक होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई फॉल्स न हो, कोई प्रकार की बनावटी न हो, कोई इमेजिनेशन न हो, जो कुछ भी हो वो रियलिटी से भरा होना चाहिए। लाइफ इज अर्नेस्ट। और नेक्स्ट लाइन में राइटर कह रहा है कि लाइफ इज अर्नेस्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो दिखा रहा है कि पूरे सीरियसली कि जीवन क्या होता है, गंभीर होना चाहिए। जीवन के प्रति हमेशा गंभीर, जीवन को मजाक मत लीजिए। इसके लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि राइटर पोएट कहना चाहता है कि जीवन को गंभीरता से लीजिए, मजाक मत लीजिए, लाइटली न लीजिए। जीवन बहुत रेयर है, बड़े
रेयर केस में जीवन मिलता है। तो इसको जो भी कार्य करिए उसको गंभीरतापूर्वक करिए, किसी भी चीज़ को आप हल्के हाथ हो या मजाक तरीके से मत करिए। करें लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन ही सत्य है और जीवन ही गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। अच्छी लाइन है। इसमें कवि कहना चाहता है कि जो ग्रेव है, कब्र है, अर्थात मृत्यु जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कभी ये नहीं सोच करके जीना चाहिए कि एक दिन मरना ही है तो क्या करें क्या न करें। जीवन को हमेशा कर्म से भरे रहना चाहिए, अर्थात कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे मरना ही है, और मृत्यु को अंतिम लक्ष्य बना करके नहीं चलना चाहिए। क्यों? डस्ट डाउ आर्ट डू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। कभी कह रहा है कि डस्ट डाउ आर्ट, यू कैन सी डैट, डस्ट डाउ आर्ट अर्थात मृत्यु में मिल जाना, धूल में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना, ये तो है ही है। अर्थात व्यक्ति जो आया है उसे मरना है, ऐसा नहीं कोई अमर रहेगा। अर्थात जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी में मिल जाना है। डू डस्ट रिटर्नेस्ट, लेकिन उसी डस्ट को, उसी मृत्यु को, उसी धूल में मिलने के लिए उतारू रहना, सोचना, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा की आवाज़ नहीं है। अर्थात आपकी जो आत्मा है, आपका मन है, हृदय है, वो हमेशा, भले ही आप सोचते हैं कि मृत्यु होनी है, सबको मरना तो एक दिन है, तो सत्य है, लेकिन मरने के ही बारे में सोचना ऐसे आत्मा के लिए उचित नहीं है, आत्मा के द्वारा कहा नहीं जाता है। तो पहले स्टेंजा में देखते हैं कि कवि कहता है कि जीवन गंभीर है, सीरियस है, इसके हल्के हाथ नहीं लेना चाहिए और कभी भी मृत्यु को अंतिम लक्ष्य बना करके नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से बताते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, पीस सेकंड, स्टेंजा सेकंड। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us further than today। तो इसके पहले हम देखते हैं मीनिंग, इसकी कुछ अच्छी मीनिंग ही मिल जाए तो बेटर है। इन्जॉयमेंट मीन्स तो जानते ही हैं, आनंद होता है। सॉरो मीन्स दुखी। डेस्टिन्ड मीन्स होता है भाग्य, डेस्टिन्ड मीन्स से भाग्य हो गया। वे मीन्स रास्ता होता है, टुमारो जान ही रहे हैं, फर्दर आगे तो ये हो गया। अब स्टार्ट किया जाए। नॉट इंजॉयमेंट नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे। पोएट इसमें दूसरी स्टेंजा के शुरुआती लाइन में कह रहा है कि न तो प्रसन्नता और न ही दुख। इंजॉयमेंट होता है प्रसन्नता और सॉरो मीन्स होता है दुख। कभी कह रहा है कि न तो प्रसन्नता और न ही दुख हमारे भाग्य का अंत अथवा रास्ता नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारे भाग्य का जो अंत है और रास्ता, वो तो न तो खुशी है और न तो दुख है। अर्थात हमारे भाग्य में खुशी और दुख ये निर्धारित नहीं है, न तो हमें ऐसा रास्ता है, न तो हमें ऐसा चलना चाहिए कि मुझे जीवन में खुशी ही खुशी मिले या तो किसी प्रकार का दुख मिले। इस प्रकार को सोच करके हमें जीवन में चलना चाहिए, न तो इस प्रकार से हमारे भाग्य में कोई भी इस तरीके से निर्धारित होता है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर दैन टूडे। बड़ी अच्छी लाइन में इसमें कभी कह रहा है कि हमें, अब आप सोचे हैं कि इसमें कह रहा है कि न तो हमें खुश रहने के लिए जीना चाहिए पहले लाइन में, न तो दुखी रहने के लिए जीना चाहिए, तो कैसे जीना चाहिए। तो दूसरी लाइन में कह रहा है कभी कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस फर्दर दैन टूडे, वो वर्तमान से अच्छा हो। अर्थात हमें न तो खुशी के लिए जीना चाहिए न तो दुख के लिए, और न इसको हमें अपने भाग्य और रास्ते का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए।
बल्कि ऐसे कार्य करना चाहिए, जीवन को इस तरीके से जीना चाहिए कि प्रत्येक आने वाला कल वर्तमान से अच्छा हो, अर्थात वर्तमान जितना बेटर हो हमें कोशिश करना चाहिए कल जो हो वो आज से भी और बेटर हो, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए। तो दूसरे स्टेंजा में पोएट कहता है कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, अर्थात जीवन को हमेशा आने वाले दिन में बेटर या अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। In the world's broad field of battle, in the walk of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife। कुछ मीनिंग अगर देख लें तो बेटर है। देख लेते हैं। वर्ल्ड संसार, ब्रॉड फील्ड मतलब मैदान, बैटल लड़ाई का, विवोक मीन्स होता है पड़ाव, लाइफ मीन्स जीवन, डंप मीन्स होता है गूंगा, जानी रहे, ड्राइवन कैटल मीन्स होता है छोड़ने वाले पशु, जानी रहे हैं। बाकी स्ट्राइप मीन्स होता है संघर्ष, हीरो तो नायक होता ही है। देन यू स्टार्ट। In the world's broad field of battle, in the walk of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। तीसरे में पोएट बता रहा है कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अर्थात कभी कह रहा है कि ये जो दुनिया है, संसार है, ये बहुत विशाल युद्ध का मैदान है। अर्थात ये दुनिया पोएट के अनुसार क्या है, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अर्थात युद्ध का मैदान है। तो कभी कह रहा है कि इस विशाल युद्ध के मैदान रूपी दुनिया में, कभी क्यों दुनिया को युद्ध का मैदान बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। एक को अपने से प्रतिद्वंदी को हराना पड़ता है, तब आगे जाते हैं। इसीलिए कभी कह रहा है कि दुनिया क्या है, एक विशाल लड़ाई का मैदान है। इसीलिए कह रहा है कि इस विशाल लड़ाई के मैदान में रूपी दुनिया में बी इन द विवोक ऑफ लाइफ, कह रहा है कि कभी कि जीवन रूपी इस पड़ाव में, पड़ाव मीन्स क्या होता है, विवोक क्या होता है, पड़ाव। पड़ाव किसके लिए किया जाता है, सैनिक जो युद्ध के लिए जो वहाँ पर ठहरते वो होता है। तो जिस जीवन रूपी पड़ाव में बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटिल, अर्थात कह रहा है कभी कि इस विशाल युद्ध रूपी दुनिया में, जीवन के इस पड़ाव में गूंगे पशु के समान मत रहिए। गूंगे पशु की बात क्यों कर रहा है कि जिस प्रकार से पशु को जैसे चलाया जाता है, किसान या फिर उसको चराने वाला, पालने वाला जिस तरीके से उसको चलाता है, जिधर घुमाने कहता है वैसे घूमता रहता है बिना किसी विरोध के, उस तरीके से आप उस पशु के, गूंगे पशु के समान आप मत चलते रहिए। अर्थात किसी के इशारे पर मत नाचते रहिए। क्या रॉन्ग है क्या राइट है, इसको समझने के बाद काम करिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, कह रहा है कैसे रहिए, उस पशु के समान गूंगे मत रहिए। कैसे रहिए, उस संघर्ष में आप एक नायक बन करके निकलिए। अर्थात नायक मीन्स क्या होता है, विजेता। अर्थात अपने जो संघर्ष है, कष्ट है, उसको हरा करके आप उसको विजय करने वाले नायक के रूप में प्रस्तुत करिए। तो इसमें तीसरे स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि इस युद्ध रूपी दुनिया में आपको हीरो के समान अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, और चौथा और लास्ट पैसेज में हम देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं। Let us then be up and doing,
with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। बड़ी अच्छी लाइन और इम्पोर्टेंट लाइन भी है ये। तो कुछ मीनिंग अगर देखना चाहते हैं तो कोई है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट मीनिंग, फिलहाल देख सकते हैं। अचीविंग मीन्स प्राप्त करना, परसुइंग मीन्स पीछा करना, लेबर मीन्स होता है परिश्रम, लर्न तो सीखना, वेट मीन्स इंतज़ार करना, फेट मीन्स भाग्य। तो इतना है। देन वी स्टार्ट। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट। कभी कह रहा है कि तब अब हमें कुछ भी हो, भले ही भाग्य में कुछ लिखा हो, अब हमें खड़े होना चाहिए और कार्य करना चाहिए। बी अप एंड डूइंग, तो अब बैठो मत, खड़े हो जाओ और कार्य करना शुरू कर देना चाहिए, जो कुछ भी हमारे भाग्य में हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, और लगातार कुछ न कुछ प्राप्त करते रहिए। भले ही एक लक्ष्य मिल गया हो तो उसके बाद दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, रुकना नहीं। स्टिल परसुइंग अर्थात लगातार आप कुछ न कुछ पीछा करते रहिए, किसी न किसी का अनुकरण करते रहिए, कभी भी शांत मत बैठिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और क्या सीखिए, हमेशा ये सीखिए परिश्रम करने को सीखिए। एंड टू वेट, वेट फॉर व्हाट, और इंतज़ार करने को सीखिए। परिश्रम तो करिए लेकिन इंतज़ार किसका करिए कि परिणाम का इंतज़ार करने की आप सीखिए। अर्थात कितने लोग परिश्रम तो करते हैं लेकिन उनके पास ये है जो नहीं होती है, कितने अधिक सहनशीलता हो, धैर्य हो कि वो परिणाम का इंतज़ार करें। तो यहाँ कभी कह रहा है कि आप परिश्रम करने को सीखिए और किस प्रकार से इंतज़ार किया जाता है उस परिणाम को पाने के लिए, यह सीखना चाहिए। तो लास्ट स्टेंजा में कवि कह रहा है कि अब हमें बैठना नहीं चाहिए, कार्य में लग जाना चाहिए, भले ही कुछ हमारे भाग्य में हो। लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार एक के बाद एक लक्ष्य को पीछा करते रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम करने को सीखना चाहिए, और जो उसका परिणाम है उसको इंतज़ार करने के लिए सीखना चाहिए। तो आज इतना ही समाप्त होता है। हम जैसे पहले ही बता दिए कि इसका सेंट्रल आइडिया जो कुछ भी है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, या जब पूरा एक बार ख़त्म कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक से।